हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? विभाग ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। किसके बारे में डिस्कस किया था? विभाग ग्रुप के बारे में। विभाग ग्रुप, क्वोशंट ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। हमने डेफिनेशन देखी थी और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। ठीक है, तो विभाग ग्रुप क्या होता है बताया था। विभाग ग्रुप में एक तो याद रखना आपको तत्समक अवयव। इसका तत्समक अवयव क्या होता है? जैसे जी अपॉन एन यदि विभाग ग्रुप बनाता है तो इसका तत्समक अवयव क्या हो जाएगा? एन। ठीक है, इसमें और क्या होता है? एच बी बराबर क्या लिखा जाता है? एच ए बी। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि क्या ग्रुप, पहले ग्रुप बनता है, फिर उपग्रुप बनता है, फिर विशिष्ट उपग्रुप बनता है और फिर विभाग ग्रुप बनता है। पहले ग्रुप बनता है, फिर उपग्रुप बनता है, उपग्रुप के बाद में विशिष्ट उपग्रुप बनता है और विशिष्ट उपग्रुप के बाद में क्या बनता है? विभाग ग्रुप बनता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब देखो, सबसे पहले क्या कि जी तो ग्रुप बनना चाहिए और एच उसका क्या होना चाहिए? उपग्रुप होना चाहिए। फिर हम एक जो थ्योरम है उनको अप्लाई करते हैं, उसके अनुसार फिर विशिष्ट उपग्रुप होना चाहिए और विशिष्ट उपग्रुप के बाद में ही वो जी अपॉन एच क्या करता है? एग्जिस्ट करता है और वो क्या होता है? आपका विभाग ग्रुप होता है। इतना आपने डिस्कस कर लिया था और लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे, उसमें रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन आपका उससे आया था। तो ध्यान रखना है कि जो यूनिट 2 है अपनी, वो है आपके नॉर्मल सब ग्रुप, क्वोशंट ग्रुप के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर अब जो लेक्चर है हमारे थ्योरम कर रहे हैं क्वोशंट ग्रुप की, तो उसमें हम एक दो लेक्चर हो रहेंगे, क्योंकि चार टोटल अपनी कितनी थ्योरम है? 4 थ्योरम है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 4 थ्योरम आपको एक लेक्चर में ना देकर आपको 2 लेक्चर में डिवाइड कर दूं, क्योंकि इसकी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल आपकी 4 थ्योरम है बची है। यूनिट 2 में कितनी थ्योरम बची है? 4 थ्योरम बची है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के लेक्चर में 2 दे देता हूँ और कल के एक लेक्चर में आपको 2 दे देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो अच्छे से कवर भी हो जाएगी 2 लेक्चर में और अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। और दूसरी बात ये है कि इनमें से ये मान के चलो एक थ्योरम इंपॉर्टेंट है ही है, एक थ्योरम आती ही आती है एग्जाम में, तो अच्छे से उनको कवर कर लेना। और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी थ्योरम ज्यादातर पूछी हुई है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इनको अच्छे से कवर कर लेना। आज के लेक्चर में हम सिर्फ 2 ही थ्योरम करने वाले हैं और 2 थ्योरम को आप अच्छे से समझना, उनको बार बार पढ़ना, बार बार वीडियो देखना और नोट्स बना ही रहे हो आप, नोट्स साथ साथ में। और एग्जाम आपके जल्दी आने वाले हैं, तो ये मान के चलो मैं आपकी 3rd यूनिट ही जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगा। अब ज़्यादा टाइम मैं आपको नहीं लूंगा, बस आपकी इसमें आपकी 3rd यूनिट और स्टार्ट कर देता हूँ ये होने के बाद में। और अब आपको मैंने कम से कम आज ही मैंने कम से कम आपको 2 से 3 वीडियो अपलोड कर दिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आज कम से कम आपके 4 से 5 वीडियो अपलोड कर देता हूँ, आप देखते रहना। और फिर हम अगले लेक्चर में फिर यूनिट 3 स्टार्ट कर देंगे और उसमें अपन रिंग थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? रिंग थ्योरी से। और रिंग थ्योरी से आपका इंपॉर्टेंट है और एक यूनिट ये, तो आपके अच्छा लगे तो आप 2 यूनिट पढ़ लेना, यदि आपको अच्छा लगा तो 3 यूनिट पढ़ लेना। अब देख लेना आपके भाई 50% सिलेबस कहाँ तक कवर होता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप 3 यूनिट कवर कर लेना, जिससे कि है ना आपको कोई दिक्कत नहीं है 50% सिलेबस करने में। क्योंकि ये रहता है कि आप 2 यूनिट पढ़ के चले गए, मान लो ऐसे हुई कि आपकी थ्योरम ऐसी आई जो आपको आई नहीं 50% के सिलेबस में, मतलब आई नहीं थ्योरम के आप, तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। फिर 50% सिलेबस पढ़ने का मतलब नहीं है। इसलिए आप क्या करो, कुछ पार्ट रिजर्व में रखा करो। रिजर्व में रखने का मतलब है कि आप 3 यूनिट यदि पढ़ के चले जाओगे ना, तो फिर उसमें क्या होता है कि 50% आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन मान लो आपको नहीं भी आया तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि हाँ यार मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आया तो मैं इस यूनिट से भी कर सकता हूँ। तो इसलिए हर टाइम आपको हर एक बुक्स में रिजर्व पार्ट में रखना। ये नहीं कि आपने 50% सिलेबस बताया, 2.5 यूनिट बताई तो 2.5 यूनिट ही पढ़ के चले गए। कभी भी ऐसा मत करना। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो चाहे कोई और भी एग्जाम हो, यदि आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है, कभी भी छोड़ के नहीं जाना है सिलेबस। और मैं ये कहूँगा कि आप अच्छे से 3 क्या 4 यूनिट करके चल जाओ। मैं कहूँगा तो 3.5 यूनिट करके चल जाओ, जिससे कि आपके पास कुछ पोर्शन, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आपके पास रिजर्व में रहेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? तो अब देखो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम थ्योरम पे चलते हैं। तो पहली थ्योरम का स्टार्ट करते हैं विभाग ग्रुप की। तो उस थ्योरम का नाम है आबेली ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप आबेली होता है।
परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। ये आपकी थ्योरम आई हुई है 2014 में। तो देखो स्टार्ट करते हैं थ्योरम पर में। आबेली ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप को ही ध्यान रखना अवशेष ग्रुप भी कहते हैं, ध्यान रखना खंड ग्रुप भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अवशेष ग्रुप भी कहते हैं, अवशेष ग्रुप भी नाम लिखा हुआ आ सकता है। आबेली होता है परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आई हुई आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी 2014 में अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि कम से कम 4 थ्योरम में से आपकी एक थ्योरम तो आती ही रहती है, तो चारों इंपॉर्टेंट मान के चलो, अच्छे से इनको तैयार करना। तो हम करते हैं प्रूफ। तो थ्योरम क्या कह रही है कि आबेली ग्रुप का प्रत्येक विभाग आबेली होता है, परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जी यदि अपन आबेली ग्रुप मान रहे हैं, जी क्या मान रहे हैं? आबेली ग्रुप मान रहे हैं, तो इसका विभाग मतलब विभाग ग्रुप क्या बनेगा बताओ? विभाग बनेगा इसका G अपॉन H, ये आपका विभाग ग्रुप होता है। मैंने आपको बताया था G तो ग्रुप होता है, H सब ग्रुप होता है, N को देखो इधर देखो, जो ग्रुप होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं G से, उपग्रुप होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं H से, जो विशिष्ट उपग्रुप होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं N से। अच्छे से समझना, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 4 थ्योरम को मैंने 2 वीडियो में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि आपको ये थ्योरम है, थोड़ा सा हो सकता है कि लेंथ ही लगे, लेकिन आपको यदि समझना है, यदि आप समझ लोगे तो थ्योरम बहुत ईजी है। और विभाग ग्रुप को क्या कहते हैं? विभाग ग्रुप को G अपॉन H मान लो, G अपॉन N मान लो, वो इस अनुसार इस पे डिपेंड करता है कि यदि N आपका विशिष्ट ग्रुप है या H आपका विशिष्ट ग्रुप है, तो G अपॉन H इससे रिप्रेजेंट अपन करते हैं। तो अपने को थ्योरम क्या प्रूव करना है कि G तो हम आबेली ग्रुप मान रहे हैं, अपने को ये सिद्ध करना है कि इसका जो विभाग है, इसका विभाग क्या बनेगा? G अपॉन H, यदि H इसका क्या हो? सब ग्रुप हो, ठीक है ना। तो H यदि सब ग्रुप होगा तो G अपॉन H क्या बनेगा? विभाग ग्रुप बनेगा। और ये विभाग ग्रुप भी क्या होगा? आबेली होगा। विभाग ग्रुप भी क्या होगा? आबेली होगा। विभाग ग्रुप भी क्या होगा? यदि G है वो आपका आबेली ग्रुप है, तो आपका विभाग ग्रुप है वो, उसको भी क्या करना है आपको? सिद्ध आबेली ग्रुप सिद्ध करना है। फिर आपको ये मान के चलना है कि G अपॉन H यदि आबेली है, तो आपको ये बताना है कि G भी क्या होगा? आबेली। ये आपको कन्वर्स में सिद्ध करना है। G है वो आपका आबेली ग्रुप है, ये आपको विलोम में सिद्ध करना है, ये आपको विलोम में सिद्ध करना है। तो समझ में आ गए थ्योरम कैसे क्या प्रूव करना है? तो दोबारा देख लो, परमे का स्टेटमेंट क्या है? आबेली ग्रुप का प्रत्येक जो विभाग है वो आबेली होता है, परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। यदि आपका G आबेली ग्रुप है तो G अपॉन H क्या होगा? विभाग ग्रुप बनेगा, और विभाग ग्रुप है वो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये आबेली होगा। यदि G अपॉन H है वो आबेली ग्रुप है, G अपॉन H क्या है? आबेली ग्रुप है, तो आपको ये प्रूव करके बताना है कि G है वो आपका क्या होगा? आबेली ग्रुप होगा। यहाँ तक क्लियर है सबके? अब देखो 1 बाय 1 में बताता हूँ कि कैसे अपन इसको प्रूव करेंगे। तो अपन मान लेंगे G क्या है? आबेली ग्रुप है। G तो क्या है? आबेली ग्रुप है। H इसका क्या मान लेंगे? उपग्रुप है। H उसका क्या मान लेंगे? सब ग्रुप है, ठीक है। अब जानते हैं कि आबेली ग्रुप का जो प्रत्येक उपग्रुप होता है वो भी विशिष्ट उपग्रुप होता है। आबेली ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप क्या होता है? विशिष्ट उपग्रुप होता है। इसका मतलब हुआ कि H है वो G का क्या होगा? विशिष्ट उपग्रुप, और H है वो G का विशिष्ट उपग्रुप हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि यदि विशिष्ट उपग्रुप बनता है तो विभाग ग्रुप बनेगा, विशिष्ट उपग्रुप नहीं बनेगा तो विभाग ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब हम ये लिख देंगे G अपॉन H क्या होगा? विभाग ग्रुप होगा। तब आपको ये सिद्ध करना है कि G अपॉन H क्या होगा? आबेली ग्रुप होगा, और फिर उसको हम क्या सिद्ध करके दिखाएंगे? आबेली ग्रुप सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक है। तो कन्वर्स में क्या होगा भैया? आबेली ग्रुप कैसे सिद्ध करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके कन्वर्सली विलोम में क्या है कि G अपॉन H यदि आबेली ग्रुप है तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि G क्या होगा? आपका आबेली ग्रुप होगा। तो हम इसको क्या करते हैं? थ्योरम को प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं,
और फिर उसके बाद में इसको अच्छे से लिखते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको हर चीज की समझ होगी, आपको हर एक डेफिनेशन क्लियर होगी, तभी आप इन चीजों को समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। आप यदि सीधे थ्योरम करोगे तो नहीं समझ में आएगी। डेफिनेशन है, विभाग ग्रुप क्या होता है, उप ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, क्वोशंट ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीजें समझोगे तो ये आप इनको अच्छे से कवर कर पाओगे। नहीं तो ये थ्योरम आपके लिए लिखना बहुत कठिन हो जाएगी हालत है, लिख नहीं पाओगे थ्योरम को। थ्योरम को वही बच्चा लिख पाएगा जो उसको हर एक चीज की डेफिनेशन पता होगी कि हाँ इस चीज का, इस चीज से ये चीज कैसे आई। तो देखो लिखना स्टार्ट करते हैं। माना जी आबेली ग्रुप है, मान लिया जी क्या है, आबेली ग्रुप है। मान लिया जी क्या है, आबेली ग्रुप है, ठीक है। तथा एच जी का उपग्रुप है, एच जी का उपग्रुप है, एच जी का क्या है, उपग्रुप है। चूंकि आबेली ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप विशिष्ट उपग्रुप होता है, क्योंकि आबेली ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप विशिष्ट उपग्रुप होता है, क्योंकि आबेली ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप क्या होता है, विशिष्ट उपग्रुप होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि एच जी का क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप है, एच जी का विशिष्ट उपग्रुप है। जी क्या है, आबेली ग्रुप है, और एच को मैंने क्या मान लिया, जी का सब ग्रुप मान लिया। चूंकि अपन जानते हैं कि आबेली ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप जो होता है वो विशिष्ट उपग्रुप होता है, इसका मतलब एच क्या हुआ, जी का विशिष्ट उपग्रुप हुआ, और एच है वो जी का विशिष्ट उपग्रुप हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि विभाग ग्रुप विद्यमान होगा। तो जी अपॉन एच क्या बनेगा, विभाग ग्रुप है। जी अपॉन एच क्या बनेगा, विभाग ग्रुप बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबके। तो यहां से देखो, अब अपने को जो सिद्ध करना है उस चीज को लिखते हैं। अब सिद्ध करना है कि अब सिद्ध करना है कि जी अपॉन एच क्या है, आबेली ग्रुप है। अब देखो आबेली ग्रुप कैसे सिद्ध करेंगे। आबेली ग्रुप, यदि मेरे को जी को क्या सिद्ध करना है, आबेली ग्रुप सिद्ध करना है। यदि जी को मेरे को क्या सिद्ध करना है, आबेली ग्रुप, तो आपको पता है कि इसमें से अवयव लेने, ए बी बिलोंग्स टू जी, देन इंप्लाइज दैट अपन क्या सिद्ध कर देंगे, ए बी बराबर बी ए। ये सिद्ध करते हैं ना आबेली ग्रुप के लिए, यही तो सिद्ध करते हैं कि जी को यदि आबेली ग्रुप सिद्ध करना है तो ए बी बिलोंग्स टू जी, देन इंप्लाइज दैट ए बी बराबर बी ए सिद्ध करते हैं। लेकिन एक बात देखो कि जी अपॉन एच को यदि आबेली ग्रुप बताना हो तब, जी अपॉन एच को आबेली ग्रुप बताना है, इसका मतलब ये है कि जी अपॉन एच में अवयव किस प्रकार के होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जी अपॉन एच में आबेली, जी अपॉन एच को अपने को क्या बताना है, आबेली ग्रुप बताना है। तो जी अपॉन एच में अवयव किस प्रकार के होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि अवयव किस प्रकार के होते हैं, एक अवयव तो नीचे वाले से लिया जाता है और एक अवयव ऊपर वाले से लिया जाता है। तो इसमें आपके अवयव होंगे एच ए एच बी टाइप के, एच ए एच बी टाइप के अवयव होंगे। तो अपने को क्या सिद्ध करके दिखाना है, अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है एच ए एच बी बराबर एच बी एच ए, ये सिद्ध करके देंगे तो जी अपॉन एच क्या होगा, आपका आबेली ग्रुप हो जाएगा। विभाग ग्रुप को आबेली ग्रुप कैसे सिद्ध करेंगे कि उसमें किस प्रकार के अवयव है, एच ए एच बी बराबर अवयव है, तो एच ए एच बी बराबर एच बी एच ए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो देखो ये सिद्ध करके दिखाना है अपने को। तो देखो अब माना, माना एच ए एच बी बिलोंग्स टू जी अपॉन एच, जहां एक अवयव तो ऊपर से और एक अवयव नीचे से, तो ए बी बिलोंग्स टू जी, तो एच ए एच बी टाइप के अवयव। ठीक है, अब अपने को क्या सिद्ध करना है, एच ए एच बी को लेकर चलना है और उससे अपन क्या सिद्ध करके दिखाएंगे, एच बी एच ए।
तो एच ए एच बी को क्या लिख सकते हैं हम, एच ए बी, मैंने लिखना बताया था ना, एच ए एच बी को क्या लिख सकते हैं, एच बी एच ए बी। अब यहाँ पे देखो जी तो क्या दे रखा है, आबेली ग्रुप दे रखा है, जी क्या दे रखा है, आबेली ग्रुप, तो जी आबेली ग्रुप दे रखा है, तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हो, बी ए। इसका मतलब ये होगा कि एच ए बी के स्थान पर क्या लिख सकते हो आप, एच बी ए। और एच बी ए को कैसे ओपन करोगे, एच बी एच ए, ये अपने को प्रूव करना था, हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, अतः जी अपॉन एच आबेली ग्रुप, जी अपॉन एच आबेली ग्रुप। यहां तक क्लियर है सबके, हो गए ना सिद्ध। अब देखो इसका कन्वर्ट सिद्ध करते हैं, विलोम। कन्वर्सली, तो देखो कन्वर्सली में कैसे सिद्ध करना है। अब आपको ये मान के चलना है कि जी अपॉन एच क्या होगा, आबेली ग्रुप होगा, और आपको सिद्ध करके दिखाना है कि जी है वो उसका आबेली ग्रुप होना आवश्यक नहीं है। तो देखो अब विलोम में क्या सिद्ध करेंगे, जी अपॉन एच आबेली ग्रुप हो तो जी का आबेली होना जी का आबेली ग्रुप होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो S3 ले लिए ग्रुप, S3 जो क्या है, अक्रम विनिमय ग्रुप है, क्या है, अक्रम विनिमय ग्रुप है। इसको एग्जाम्पल से बताएंगे हम कि जी अपॉन एच यदि आबेली ग्रुप है तो जी का आबेली ग्रुप होना आवश्यक नहीं है। तो S3 हमने ले लिया जो क्या है, अक्रम विनिमय ग्रुप है, ठीक है। अब हमने एक ग्रुप और ले लिया एकांतर ग्रुप A3, A3 है वो S3 का क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है, A3 S3 का क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है। अब आपको पता है कि विशिष्ट उपग्रुप होगा तभी तो विभाग ग्रुप विद्यमान होगा, तो पहले तो हम बताएंगे कि विभाग ग्रुप विद्यमान होगा, फिर हम ये बताएंगे कि यदि S3 है वो अक्रमिन में ग्रुप है तो जो इसका विभाग ग्रुप बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आबेली ग्रुप हो जाएगा, परंतु जी का आबेली होना आवश्यक नहीं है। तो देखो समझना इसको, तब S3 अपॉन A3 ये आपका क्या हो जाएगा, विभाग ग्रुप होगा, विभाग ग्रुप होगा, ठीक है। अब ऑर्डर निकालो, ऑर्डर ऑफ S3 अपॉन ऑर्डर ऑफ A3, दोनों का ऑर्डर निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ऑर्डर ऑफ S3 अपॉन ऑर्डर ऑफ A3, तो यहां से क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ A3। तो यहां से देखो ऑर्डर ऑफ S3 कितना होता है, 6 फैक्टोरियल 3 होता है ना, और ऑर्डर ऑफ A3 मतलब तीन, तीन अवयव होंगे ना उसमें, तो 6 अपॉन 3 2, अतः S3 अपॉन A3 क्रम विनिमय ग्रुप हो गया। मैं बताऊंगा, देखो इसका एग्जांपल आपको समझाऊंगा अच्छे से इसका। जबकि S3 अक्रम विनिमय ग्रुप है, S3 क्या होगा, अक्रम विनिमय ग्रुप है, अर्थात विभाग ग्रुप का प्रत्येक विभाग ग्रुप आबेली हो, तो ग्रुप का आबेली होना आवश्यक नहीं, आवश्यक
आवश्यक नहीं है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा कि G अपॉन H क्या होगा, यदि अबेली ग्रुप होगा तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो G है ना इसका अबेली होना आवश्यक नहीं है, इसका अबेली होना आवश्यक नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या लिया, एग्जाम्पल लिया है, एक S3 ले लिया हमने, क्या एक्रोमिन में ग्रुप ले लिया, क्या ले लिया, S3 एक्रोमिन में ग्रुप ले लिया। और A3 को क्या मैंने मान लिया, S3 का क्या है, विशिष्ट ग्रुप है। तो A3 S3 का यदि विशिष्ट ग्रुप है इसका मतलब क्या हुआ, S3 अपॉन A3 विभाग ग्रुप होगा। तो फिर हम क्या निकालेंगे, S3 अपॉन A3 का ऑर्डर निकालेंगे। तो ऑर्डर निकालेंगे तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 6, इसका 3, ये फैक्टर 2 आ जाएगा। तो 2 ऑर्डर आ गया। इसका मतलब हो गया कि S3 अपॉन A3 क्या होगा, अबेली ग्रुप होगा। S3 अपॉन A3 क्या होगा, विभाग ग्रुप तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में क्या हो गया, अबेली हो गया। बट अपने को ये जो ऊपर वाला है इसको दिखाना है कि ये अबेली नहीं होता है, वो तो लिख रखा है S3 एक्रोमिन में ग्रुप है। तो अपने को ये बताना है कि G अपॉन H यदि अबेली ग्रुप होता है तो G का अबेली होना आवश्यक नहीं है। तो इसी प्रकार क्या हुआ कि जब विभाग ग्रुप यहाँ पे S3 अपॉन A3 है वो क्रमिन में ग्रुप हो गया, लेकिन S3 तो क्या है, क्रमिन में एक्रोमिन में ग्रुप है। तो यही तो अपने को प्रूफ करना था, ये हो गया आपका प्रूफ। तो यदि G अपॉन H यदि अबेली ग्रुप है तो आपका G का अबेली होना आवश्यक नहीं है। तो ये हमने क्या समझा दिया, इसको एग्जांपल समझा दिया। इसमें क्या बताया कि जो S3 अपॉन A3 है ना ये तो विभाग ग्रुप बना है, और ये तो आपके पास क्या है, एक्रोमिन में ग्रुप है, जबकि S3 क्या है, इसमें एक्रोमिन में ग्रुप। तो यहां से क्या हो गया कि विभाग ग्रुप यदि अबेली होता है तो ग्रुप का अबेली होना आवश्यक नहीं है। अब देखो अगले थ्योरम में चलते हैं। अगले थ्योरम क्या है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय ग्रुप का विभाग ग्रुप चक्रीय होता है। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय ग्रुप का विभाग ग्रुप क्या होता है। परंतु विलोम सत्य नहीं है, परंतु विलोम सत्य नहीं है। तो ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये बोला कि चक्रीय ग्रुप का जो विभाग ग्रुप है वो आपका चक्रीय होता है, परंतु जो विभाग ग्रुप यदि चक्रीय होता है तो उसका चक्रीय ग्रुप होना आवश्यक नहीं है। तो विलोम सत्य इसका आवश्यक नहीं है। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे, पहले हम मान लेंगे कि जी चक्रीय ग्रुप है और उसका विभाग ग्रुप मान लेंगे, और विभाग ग्रुप को क्या दिखाएंगे, चक्रीय ग्रुप, परंतु उसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। तो माना जी चक्रीय ग्रुप है, माना जी चक्रीय ग्रुप है, तो आपको पता है कि चक्रीय ग्रुप होता है तो जनक होता है, तब इसका जनक ए है, तब इसका जनक ए है। एक तो हमने क्या मान लिया, जी चक्रीय ग्रुप है और इसका जनक क्या मान लिया, ए मान लिया। आपको ये बोला है कि यदि चक्रीय कोई ग्रुप चक्रीय है, कोई ग्रुप चक्रीय है, तो चक्रीय ग्रुप का जो विभाग ग्रुप बनेगा, मान लो जी अपॉन एच विभाग ग्रुप बना, तो ये भी क्या होता है, चक्रीय होता है। परंतु ये चक्रीय है तो इसका चक्रीय होना आवश्यक नहीं है। जैसे कोई ग्रुप है वो अबेली है तो इसका विभाग ग्रुप भी क्या होगा, अबेली होगा, परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। तो उसी प्रकार जैसे जी अबेली ग्रुप है तो जी अपॉन एच क्या होगा, ये भी अबेली होगा, ये भी क्या होगा, अबेली होगा। परंतु जी अपॉन एच यदि अबेली ग्रुप है तो जी का अबेली होना आवश्यक नहीं है। तो ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अपने को बताना है कि यदि जी चक्रीय ग्रुप है तो जी अपॉन एच क्या होगा, चक्रीय ग्रुप होगा, लेकिन जी अपॉन एच यदि चक्रीय ग्रुप है तो जी का चक्रीय ग्रुप होना आवश्यक नहीं है। ये अपने को बताना है थ्योरम से। और आपको पता है कि यदि जी चक्रीय ग्रुप है तो उसका जनक भी होगा, तो यहाँ पे जनक क्या होगा,
ए इसका आपने क्या मान लिया, जनक मान लिया। तथा एन जी का उपग्रुप है, एन जी का क्या है, उपग्रुप है। चूंकि चक्रीय ग्रुप का चक्रीय ग्रुप का एन जी का अपन ने क्या मान लिया, उपग्रुप मान लिया। चूंकि चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप विशिष्ट उपग्रुप होता है, चूंकि चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप विशिष्ट उपग्रुप होता है, और विशिष्ट उपग्रुप बनते हैं आपको पता है कि विभाग ग्रुप बनता है, विशिष्ट उपग्रुप होता है। तो अबेली ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप भी क्या होता है, विशिष्ट उपग्रुप होता है। उसी प्रकार चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप भी क्या होता है, विशिष्ट होता है। तो चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप विशिष्ट हो गया, इसका मतलब अतः एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है, एन जी का क्या हो जाएगा, विशिष्ट उपग्रुप हो जाएगा, एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है। और एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है, इसका मतलब ये हुआ कि जी अपॉन एन क्या हो जाएगा, विभाग ग्रुप है। जी अपॉन एन क्या हो जाएगा, विभाग ग्रुप है। ये हमने क्या बना लिया, विभाग ग्रुप बना लिया। अब आपको ये सिद्ध करना है कि जो विभाग ग्रुप है वो आपका क्या होगा, चक्रीय होगा। मतलब इसका अपने को क्या दिखाना है, किसी एक अवयव की पूर्णांक घात के रूप में उसको लिखा जा सकता है। तो यहां तक समझ में आ गया, जी चक्रीय ग्रुप है और ए इसका जनक है, तब तथा एन जी का अपन ने क्या मान लिया, उपग्रुप मान लिया। तो अपने को पता है कि चूंकि जो चक्रीय ग्रुप होता है, चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप क्या होता है, विशिष्ट उपग्रुप, और विशिष्ट उपग्रुप बनने के बाद में क्या हो गया, एन जी का विशिष्ट उपग्रुप बन गया। और एन जी का विशिष्ट उपग्रुप बनते हुए जी अपॉन एन क्या हो जाएगा, इसका विभाग ग्रुप हो जाएगा। अब आपको पता है कि विभाग ग्रुप कब बनता है, जब वो विशिष्ट उपग्रुप बनता है। तो जी अपॉन एन क्या हो जाएगा, विभाग ग्रुप हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, अब सिद्ध करना है कि जी अपॉन एन क्या होगा, आपका चक्रीय ग्रुप होगा। अब सिद्ध करना है कि जी अपॉन एन, अब सिद्ध करना है कि जी अपॉन एन क्या है, चक्रीय ग्रुप है। अब क्या सिद्ध करके दिखाना है कि जी अपॉन एन क्या है, आपका चक्रीय ग्रुप है। इसके लिए देखो कैसे सिद्ध करोगे, जी अपॉन एन को चक्रीय ग्रुप, एक ऐसा अवयव मिल जाना चाहिए अपने को जिससे क्या होता है, इनके सारे अवयव को अपन पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि अपने को पता है कि चक्रीय ग्रुप सिद्ध करने का मतलब है कि कोई एक ऐसा अवयव मिल जाना चाहिए कि जाके ग्रुप के प्रत्येक अवयव को उसको पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है, तभी तो चक्रीय ग्रुप होगा। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे, माना एन ए की पावर एन, एक अवयव मान लिया एन ए की पावर एन बिलोंग्स टू जी अपॉन एन। जी अपॉन एन से अपने क्या मान लिया, एक अवयव मान लिया, कैसा, एन ए की पावर एन। जहां ए की पावर एन है वो किससे बिलोंग करेगा, जी से बिलोंग करेगा। एक अवयव नीचे से मानते हैं और एक अवयव ऊपर से मानते हैं। तो जी अपॉन एन में किस प्रकार के अवयव होंगे, एन ए की पावर एन, जहां ए की पावर एन किससे बिलोंग करेगा, जी से बिलोंग करेगा। अब देखो एन ए की पावर एन को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, ऐसे लिख सकते हैं ना, एन इंटू ए को कितनी बार लिख सकते हैं, एन टाइम्स, एन बार लिख सकते हैं ना। तो ये क्या बना, एन ए एन ए एन ए, और ये कितने टाइम्स तक, एन टाइम्स तक। तो ये एन ए वो एन बार कैसे लिखेंगे, एन ए की पावर एन। तो हमने एन ए की पावर एन को किस प्रकार लिख दिया, एन ए की पावर एन। चूंकि यहां पे लिख देंगे एन ए बराबर क्या होता है, एन ए, ये बताया था ना मैंने आपको, एन ए बी बराबर क्या होता है, एच ए बी बराबर क्या होता है, एच ए एच बी। इसी प्रकार एन ए क्या होगा, एन ए, अर्थात एन ए की पावर एन को क्या लिख दिया मैंने, एन ए की पूर्णांक घात के रूप में लिख दिया। एन ए की पावर एन को क्या लिख दिया, एन ए की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। अतः जी अपॉन एन क्या हो गया, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसका मतलब जी अपॉन एन क्या होगा, चक्रीय ग्रुप होगा। जी अपॉन एन क्या हो जाएगा, चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। तो देखो मैंने किस प्रकार से सिद्ध किया है,
मैंने मान लिया कि G अपॉन एन क्या है, विभाग ग्रुप बन गया है। विभाग ग्रुप को आपको सिद्ध करना है चक्रीय ग्रुप, और चक्रीय ग्रुप को आपको पता है कि चक्रीय ग्रुप में कब लिख सकते हैं, एक अवयव ऐसा मिल जाए ताकि इसके प्रत्येक अवयव को उसके पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने क्या मान लिया, एक अवयव मान लिया एन ए की पावर एन G अपॉन एन से, जहां ए की पावर एन किससे बिलोंग करेगा, G से, और एन किससे बिलोंग करेगा, एन से। ठीक है, अब इसके बाद में हमने क्या लिख दिया, एन ए की पावर एन को क्या लिख दिया, एन इंटू ए की ए है वो कितने बार लिख दिया, एन बार, तो एन ए कितनी बार, एन टाइम्स, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एन ए की पावर एन। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा फिर आगे, अब इसका कन्वर्स सिद्ध करना है। हमने ये सिद्ध कर दिया कि G अपॉन एन क्या है, चक्रीय ग्रुप है, G अपॉन एन क्या है, चक्रीय ग्रुप है, और G क्या है, G अपॉन एन, G यदि चक्रीय ग्रुप है तो G अपॉन एन क्या होगा, चक्रीय ग्रुप। अब अपने को कन्वर्स में ये सिद्ध करना है कि G अपॉन एन यदि चक्रीय ग्रुप है तो G का चक्रीय ग्रुप होना आवश्यक नहीं है। तो कन्वर्सली में कैसे सिद्ध करेंगे, देखो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेंगे कि G अपॉन एन यदि चक्रीय ग्रुप है तो G का चक्रीय होना ग्रुप होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे S3 अपॉन A3 क्या है, चक्रीय ग्रुप तो है बट S3 क्या है, इसमें चक्रीय ग्रुप नहीं है, वो हम सिर्फ एग्जांपल से लिख देंगे। कन्वर्सली G अपॉन एन चक्रीय ग्रुप है तो G का चक्रीय ग्रुप होना आवश्यक नहीं है। G का चक्रीय ग्रुप होना आवश्यक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए S3 अपॉन A3 चक्रीय ग्रुप है परंतु S3 है वो चक्रीय ग्रुप नहीं है। ये एग्जाम्पल आपको लिखना है कि S3 अपॉन A3 क्या है, चक्रीय ग्रुप तो है परंतु S3 है वो चक्रीय ग्रुप नहीं है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब बची अपनी जो दोनों थ्योरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो लास्ट थ्योरम है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।